आपका ऑडियो बंद है सुशील जी, शंकर साहब जी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जी। हाँ जी केशव जी। जी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। केशव जी, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि सर ये पोर्नोग्राफी जो है 42 देशों में बैन है, हमारे भारत देश में क्यों नहीं, यानी हमारे भारत में क्यों नहीं इसको बैन किया गया? देखिए, भारत में जब केशव भी जी। कोई काम होता है तो उसका विरोधाभास करने के लिए लोग उतर आते हैं सड़कों पर। जब भी जी। पौन के खिलाफ बोलते हैं तो फिर वो शास्त्रों का भी लोग हवाला देते हैं, फिर वो खजुराहों के मंदिर का भी हवाला देते हैं, फिर वो तमाम लोग जो है तरह तरह के मिल जाते हैं। फिर सवाल ये जी। उठता है जी। कि फिर कांग्रेस के लोग कहाँ जाएंगे, फिर हाँ जी, कांग्रेस हाँ जी। के जो है वामपंथी कहाँ जाएंगे। वो बेचारे अगर पोर्न जी। जी। नहीं देखेंगे तो वो मर जाएंगे। उनको ऐसे लगता है, जिस तरह के उनके जी। बयान आते हैं, ऐसे लगता है कि वो उनके जी जो हाँ, है जी हाँ। जीवन का एक हिस्सा है, उनसे जो है सरकार वो उनका जी। अधिकार छीन रही है। 42 देश जी। हैं जी। जिनमें ब्रिटेन पहला ऐसा देश अब बनने जा रहा है, और जी। शायद जी। अब जी। जो है कानून उनका कुछ अड़चने उनकी आ रही थी। उस बीच में समस्या ये थी हाँ कि जी, हाँ 18 जी। साल से अगर व्यक्ति हाँ, कम हाँ। देख रहा है तो ये साइटों को कैसे पता चलेगा कि 18 साल से कम बच्चा देख रहा है। तो ये कैसे उन्होंने पता जो है चलेगा? किया है। जापान, बांग्लादेश नहीं, और नहीं, नहीं, पता पाकिस्तान नहीं। जैसे देश भी जो है 8 लाख वेबसाइटें पाकिस्तान जी, बैन कर जी, जी। चुका है। बात इस्लाम की नहीं है, बात यह है कि हमारे बच्चों हाँ पर जी। जो देखेंगे वो वैसा ही दुष्प्रभाव पड़ेगा। हाँ हमारे समाज में जी, जो जी। है लोग नशे के साथ साथ में जैसे एक लत जो है बनती जी, जा जी। रही है, वैसे ही पोर्नोग्राफी से जो ग्रसित लोग हैं वो एक बीमारी एक तरह हाँ से जी, हाँ हम जी। उनको दे रहे हैं, जी, हम जी। अपने यूथ को या लोगों को। और जी, भारत जी, का जी। हाल तो ये है कि भारत जी, जी। 2020 में तीसरे नंबर पर था, लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो मैं कहता हूं कि नंबर 1 दुनिया में जो है फोन देखने के हाँ मामले जी, में हाँ जी, हाँ जी। साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये तो जी, भारत, जी। जहां की संसद में, जहां लोकसभा और जी, जी, जी। राज्यसभा में बैठ करके उनके सदस्य स्वयं जो है वो देखते हैं पोर्न हाँ साइटें। जी, हाँ उनको जी। पता है कि यहाँ तो कम से कम हाँ, हाँ। हम बख्श दें, ये लोकतंत्र का मंदिर है, और यहाँ न देखें। जी, कई जी। बार तो ये देखा गया है कि मेट्रो स्टेशन पर चल जाता है वीडियो। कैसे चल जाता है? मतलब वीडियो है, हम साइड कोई और देख रहे हैं, बेटी के साथ जी, जी, बैठे जी, हैं, जी। माँ के साथ बैठे हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि जी, 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 जी। छात्र जी, जी। छात्र छात्राओं को पढ़ाते हुए अध्यापक पढ़ा रहा था और बीच में वो विज्ञापन शुरू हो जी, गया। जी, जी, जी। तो अश्लीलता इतनी बढ़ती जा रही है कि इस मामले जी, में जी, राज जी। कुंद्रा जैसे लोग जब पकड़े हाँ, जाते हाँ। हैं तो फिर वो अश्लीलता फिर जी, जी, धीरे जी। धीरे आगे नग्नता और इस तरह से परोसा जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है जी, कि इस जी। देश में, बांग्लादेश में 20, बांग्लादेश छोड़िए, मैं बड़ी आपको कमाल की चीज बताता हूँ। श्रीलंका, हाँ। जहां बोलते हैं कि बड़ा जुड़ा है भारत से, जो है अलग नहीं है, और अपने जो है रामायण जी, जी, जी। का जो है कहीं ना कहीं वो एक अभिन्न अंग है कि भगवान राम वहां गए। जी, जी। उस देश में जी, जी। पोर्न बनाना, बेचना, देखना के लिए 20 साल की सजा का प्रावधान है जी, जी। श्रीलंका में, जी। लेकिन भारत में नहीं है। हाँ, हाँ। ये सबसे बड़ी चीज है कि नहीं, जो 42 देश हैं उनमें जापान भी आता है। जापान में अगर बैन है तो क्यों बैन है? नहीं, भारत में ज्यादा बुद्धिजीवी रहते हैं, लेकिन जापान में जो है वो कम बुद्धिजीवी रहते हैं, जी। उनको बुद्धि नहीं है। जहां नागासाकी जी, हिरोशिमा जी। बर्बाद होने के बाद में जो है उसके बावजूद वो उठ करके खड़े हो जाते हैं, तो जापान जैसे देश में जी। बुद्धिजीवी नहीं रहते हैं। अगर आप जी, जी। वामपंथी और कांग्रेस की अगर विचारधारा सुनेंगे तो जी। नपेंद्र जी, इसको आप कैसे देखते हैं? अगर मान लीजिए कि इंडिया में इसको बैन नहीं किया जाता है भारतवर्ष में, तो इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है छोटे बच्चों पे। यहाँ तक आजकल ये देखा गया है कि सारे जितने भी व्यास लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो भी देखते हैं प्रोन साइट्स। प्रोन साइट बैन होने के बाद भी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है, जैसे कि कोई चीज पॉपुलर हो जाती है उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। तो नपेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इसको? सर, देखा जाए तो प्राइमा फेसा ही तो क्या कहें इस बारे में, लेकिन डायरेक्ट ही मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ऑन साइट्स तो एक हाँ जी। धब्बा है हमारे समाज के लिए। जी। क्योंकि ऑन साइट्स देखने के बाद में मानसिकता तो प्रभावित होती ही होती है, उसके बाद में इसका प्रभाव शारीरिक तौर पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब मैं आपको उत्तराखंड जी, राज्य जी। की 2018 की एक घटना के बारे में बता रहा हूं कि जिसमें कि 2018 में एक स्कूल में इंडिपेंडेंस डे की तैयारी के दौरान एक 16 साल की लड़की से जी। जी, उसी जी। स्कूल के 4 लड़कों ने रेप कमिट किया था। और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन के बाद में उन चारों में से एक लड़के ने यह एडमिट किया, स्वीकार किया था
कि उसने पहले पॉर्न मूवी देखी थी और उसके बाद में उनके मन में विचार आया कि हम ये गलत काम करते हैं। जी तो देखने की बात यह है कि पॉर्न साइट्स जी का जी अस्तित्व अभी भी बना रहना और उन पॉर्न साइट्स को देखने के बाद में कितना गलत प्रभाव आज के बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। अब हम आते हैं इस बारे में बात करते हैं कि भारत में पॉर्न देखना लीगल है या इलीगल है, और अगर लीगल जी है तो वो किस लेवल तक लीगल जी है। जी इसके लिए हमें मदद लेनी होगी सुप्रीम कोर्ट के जी हाँ। ऑब्जर्वेशन की, और बाद में ये हमारे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं कि हम इस ऑब्जर्वेशन से सहमत कहां तक हैं या कहां तक नहीं है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जी ऐसी एक पीआईएल पर ये आदेश दिए थे कि यदि कोई पॉर्न मूवी अपनी पर्सनल प्राइवेसी में अपने रूम तक सीमित होकर देखता है तो ऐसी स्थिति में यह इलीगल नहीं है और ये लीगल मानी जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये रहेगी कि यदि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखते हैं या महिला से रिलेटेड रेप के वीडियोस देखते हैं या वॉयलेटिव वीडियोस देखते हैं तो ऐसी स्थिति में एक क्लियर कट इलीगल माना जाएगा और ऑफेंसिव एक्ट होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था उस टाइम पर। तो और इसके नपेंद्र अलावा जी, इंडिया में इसको बताएगा जी। कौन? इसको पता कैसे चलेगा उसने बंद कमरे में क्या देखा? जी, बंद कमरे में वो कुछ भी देखे, एज पर सुप्रीम कोर्ट बताइए। ऑब्जर्वेशन इट इज लीगल, ठीक है सर। उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, उसने वो अपनी प्राइवेसी में देख रहा है तो वो लीगल है, ठीक है। यदि वो इसी चीज को पब्लिकली देखता है, ठीक है सर, जी। पब्लिक में प्रकाशित करता है, वायरल करता है, जी हाँ। या औरों को दिखाने के लिए जिद करता है, औरों को मजबूर करता है कि आप भी ये चीज देखो, तो ये चीजें अलग अलग ऑफेंसेस में, अलग अलग सेक्शंस में उसके ऑफेंसिव एक्ट को शो करेंगी और उसे ऑफेंडर बनाएंगी। भारत में पॉर्न बनाना, प्रकाशित करना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनको वायरल करना, या पॉर्न को आप अपने पास में स्टोर करके रखते हैं, ये सारी चीजें इलीगल हैं, बैन है, टोटली बैन है। और इनसे परे जाकर यदि कोई काम करता है तो वो ऑफेंडर कहलाएगा, ऑफेंसिव एक्ट करेगा। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि भारत पूरी दुनिया में तीसरा देश है जहां पे कि सबसे ज्यादा पॉर्न मूवीज देखी जाती हैं। और 2018 के इस इंसिडेंट के बाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डायरेक्शंस भी जी, दिए जी। थे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन वेबसाइट्स को बैन किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने तकरीबन 850 वेबसाइट्स को बैन भी किया, पर टोटली बैन करने में केंद्र सरकार भी इसलिए असमर्थ है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इंडियन सर्वर से अगर, सुनिए, हेलो हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए आवाज सर, आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, 2018 में हाँ, आ रही है उत्तराखंड सर, बोलिए। हाईकोर्ट ने 60, हाँ मैं बोल रहा हूं सर, 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 850 वेबसाइट्स जो हैं, पॉर्न वेबसाइट्स हैं, उनको बैन करने के डायरेक्शन दिए थे और उनको बैन कर भी दिया गया था। लेकिन केंद्र सरकार का इसमें यह भी बैन किया कहना था, था, हाँ जी, बैन जी। कर दिया था, लेकिन टोटली बैन ये अब तक नहीं हो पाई है। और इसमें अनेबल, असमर्थ केंद्र सरकार इसलिए भी है क्योंकि यदि कोई पॉर्न साइट्स देखना भी चाहता है तो ऐसी स्थिति में यदि वो इंडियन सर्वर से ना देखना चाहे तो वीपीएन सर्वर से, यानी कि विदेशी सर्वर के जरिए वो पॉर्न साइट देख लेता है, देख सकता है। तो इस पर टोटली बैन लगाया जाना तो जी, जी, जी। केंद्र सरकार ने भी एडमिट किया कि ये नामुमकिन है, असंभव है। पर देखा जाए तो ये व्यक्तिगत मानसिकता पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो गलत आदत की तरफ अग्रसित ही क्यों हो, जाए ही क्यों जब ये चीज गलत है, जो कि उसकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर रही है और साथ ही साथ उसकी शारीरिक स्थिति को भी प्रभावित कर रही है। पॉर्न साइट तो टोटली बैन नहीं हो सकती है इंडिया में, क्योंकि हमारे राजनेता भी बहुत देखते हैं, अपने जो जाते हैं विवाह में बैठ के वहां बहुत देखते हैं। राजनेताओं नहीं सर, अगर देख रहे हैं तो बैन सर, कैसे होगा? केशव जी आप सर, कैसे ये देखते हैं इसको? टेक्निकल, केशव जी आप कैसे देखते हैं कि राजनेता के लिए ये बैन नहीं किया जा रहा है पॉर्न साइट्स को? भारत में सबसे पहले तो जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें ये उम्मीद की जाती है कि जो बड़े लोग हैं वो कैसे निकल सकते हैं इन कानूनों से, तो उनमें छेद ज्यादा कर दिए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। वहाँ कानून उन्होंने बनाया तो ऐसे बनाते हैं कि इस कानून का कोई तोड़ ना हो। यहाँ कानून बनाते हैं तो वो ये कहते हैं कि इसमें कितने और तोड़ हो सकते हैं, कानून का कानून भी बन जाए और कोई कुछ बने भी नहीं। मतलब हाँ ना, जैसे हम देश के अंदर देखें तो बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए जिनका कोई मतलब नहीं है। नाम तो कानून है
लेकिन उसके अंदर इतने छेद हैं कि जैसे आप छलनी में पानी डालोगे तो रुकेगा नहीं उसके अंदर, उम्मीद ही नहीं कर सकते हो, एक छेद में ही नहीं रुकता है वो, वहां तो 72 छेद हैं। तो यहाँ के जो कानून बनते हैं, जो आज भी बनते आ रहे हैं, उनमें इतने छेद हैं कि संभावनाएं की तो बात आप छोड़ जाइए, संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। एक नौसिखिया सागर वकील जो है जाकर के खड़ा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज की बोलती बंद कर देगा, ऐसे ऐसे कानून हैं और उनको करना पड़ेगा वो सामने। तो बात ये आती है कि नौसिखिया जो पहले दिन से, जिसने कभी कोई ट्रेनिंग न ली हो, न कहीं प्रशिक्षण लिया हो, कहीं कुछ न किया हो, और वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट के जज की बोलती कैसे बंद कर पा रहा है? क्यों? कानून में इतने छेद हैं कि जज साहब ही अब चुप हैं, मौन हैं। वो कहते हैं ठीक है, ये लिखा है तो हमको तो इसी के आधार पर काम करना पड़ेगा। तो अब समस्या ये आती है कि भारत के अंदर हम उम्मीद ही क्यों करते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि जिस चीज से नुकसान है वो उसको बंद कर दो ना। समर्थन में लोग नहीं आते हैं, जैसे बिहार में शराब बैन हुई तो उसके समर्थन में लोग नहीं उतरे, और फिर समर्थन में है भी नहीं भाजपा। उनसे कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा ने भी अपने एक दो राज्यों में बैन किया होता, उन्होंने कहा कि नहीं इस वाले त्योहार पर मत पीना। ये तो वही वाली बात हो गई कि हमारे यहाँ जो है वो मैंने पहले भी आपको दिया था कि 4 प्रकार के शाकाहारी पाए जाते हैं जी। एक वो जो अंडे खाते हैं लेकिन मांस खाने वालों से बहुत घृणा करते हैं, ठीक है, शुद्ध शाकाहारी है। दूसरे मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, लेकिन मंगलवार को नहीं खाते हैं। जो मंगलवार को खाते हैं वो उनको राक्षस के रूप में दिखते हैं। ये भी दूसरे वाले भी शाकाहारी हैं। तीसरे वाले वो खाते तीनों चीजें हैं, मंगलवार जो है वो नहीं मनाते हैं। वो मुर्गा खाएंगे, मछली खाएंगे, लेकिन मंगलवार नहीं मनाते हैं। लेकिन बड़ा नहीं खाएंगे कि बड़े जानवर का गोश्त हम नहीं खा सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम तो मांसाहारी नहीं, हम तो मना रहे हैं इस चीज को, हम तो बड़ा मांस नहीं खा रहे हैं। चौथे वाले जो हैं वो मांसाहारी माने जाते हैं क्योंकि न वो मंगलवार मनाते हैं और वो खाते हैं तो खाते हैं, न वो छोटा मनाते हैं न बड़ा मनाते हैं। मैं ये कहता हूं कि जब आप कोई चीज कर ही रहे हो, अब एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं 18 साल से ऊपर देख रहा है तो साहब ठीक है, क्यों ठीक है? जो चीज नहीं ठीक है उसको देखा ही क्यों जाए? मैं तो ये कह रहा हूं जो चीज आप देख रहे हो, फिर आपके साथ में देख रहे हैं, 18 साल के बाद में आप देख सकते हो किसी चीज को, तो 18 साल की उम्र में शादी तो नहीं होती। 18 साल की उम्र में ही अपराध को ज्यादा बढ़ावा मिलता है। 18 साल की उम्र में तो छुड़वाया जाना बहुत जरूरी है। हाँ, कोई व्यक्ति ये उम्र की जाए कि 40 के बाद 45 के बाद आप देख सकते हो या 30 के बाद में, तो मुझे लगता है कि वो ठीक है। लेकिन 30 साल की उम्र, एक 20 साल से लेकर के 30 साल की जो उम्र है, ये बड़ी खतरनाक उम्र होती है। इस बीच में ही व्यक्ति अपराधी बनता है, इसी बीच में सब कुछ करता है, और लत भी बहुत जल्दी पड़ती है। बहुत सारे लोग, अगर किसी ने बुढ़ापे में शराब पी है तो वो उसने एक बार पी, दोबारा उसकी इच्छा नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो है जो चीजें, ये जो उम्र है ये बड़ी ऐसी उम्र है, समझिए कोरे कागज की तरह, इस पे जो लिख दोगे मिटेगा नहीं, आप मिटा नहीं सकते हो। तो इस उम्र में ये देख लिया गया कि बालिग है, 18 साल की उम्र में आप बालिग हो गए, अब आप सब कुछ कर सकते हो। तो कुछ ऐसी भी चीजें रखनी चाहिए कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ मामलों में वोट डालने का अधिकार हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों पर प्रतिबंध ये होना चाहिए कि उसका उम्र से कोई लेना देना न हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि सीधे क्यों नहीं बैन हम कर सकते हैं? बात हम हिंदू राष्ट्र की कर रहे हैं, लेकिन हमको पोर्न देखना है तो ठीक है, एक तरफ पूजा करेंगे, एक तरफ पोर्न देखेंगे, उसमें फिर समस्या क्या है? एक चैनल ही लॉन्च कर दो सीधा सा, फिर 18 साल से कम वाले अपने घर में लगवाएंगे, पेड आप कर दीजिए और वो अपनी प्राइवेसी बना के उसको देखेंगे, उसमें क्या समस्या है? फिर तो इसको पूरी तरह से आप लीगल जो है आप कर दीजिए। जो चीज साइटों पर दिख रही है, वेबसाइट पर दिख रही है, उसको आप चैनल के रूप में तब्दील कर दीजिए। तो कम से कम ये भी चीजें देखी जानी चाहिए। बहुत सारे देश जहां ये सब हो रहा है, वहां समस्या क्या है? वहां उनके आय के साधन स्रोत जो है वो बहुत कम, तो ऐसे में वो इसको जरिया बनाते हैं, और वो भारत जैसे देश में जहां पूरी मार्केट है और यहाँ से वो पैसा कमाई करते हैं, तो वहां अरबों खरबों करोड़ों का जो है कारोबार कर रहे हैं, और हमारे देश को क्या दे रहे हैं? एक बीमारी, एक लत जो सबसे बुरी है। मैं ये कहता हूं दावे से कि जिस प्रकार जो है बलात्कार जितने आते हैं, और इन बलात्कारियों के मोबाइल की हिस्ट्री कभी अगर देखी जाए, तो ये चीज अगर कोई वकील कह दे सुप्रीम कोर्ट तक वो केस लड़े, और ये चीज अगर आए कि क्या इसने पोर्न देखा है, तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि 100% वो व्यक्ति हर रोज जो है देखता होगा, जितने भी बलात्कारी। तो समाज में अगर एक भी बलात्कारी पैदा हो रहा है, उसको अगर कुछ भी, ये बीमारी है, इसको भारत से दूर करने का उपाय भारत सरकार ने सोचना चाहिए। कुछ फैसले ऐसे लो कि 370 जैसे हों, आपका इतिहास में नाम दर्ज हो जाए, और कानून ऐसा बनाओ कि कोई आने वाली सरकार भी हटा ना पाए
ऐसा कानून आप बनाओ, ऐसी चीज आप बना के जाओ जिसको हटाया ही नहीं जा सकता हो, जिसको आप जो है ये कहें कि अगर दुनिया के किसी एक अंतिम देश तक कोई ऐसा रहेगा जहां बैन है, तब तक भारत में ये चीज बैन रहेगी, बात खत्म। तो मेरा अपना मानना है जी। तो देखा ये क्या है कि जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं, जो भी हमारे वर्किंग आवर्स है 10 से 5 या 10 से 6, उसमें देखा गया है कि जितने भी वर्किंग इंसान हैं वो 40% अपना टाइम प्रॉन फिल्म देखने में ही लगाते हैं, काम करने के बाद 40%। और सबसे ज्यादा जो है ये प्रॉन देखते हैं मेल्स, जिनका जो रेशियो है वो है 97.5%। ऐसा नहीं है विमेंस नहीं देखती हैं, विमेंस भी देखती हैं। विमेंस का जो रेशियो है वो है 60.2%। ये बहुत ज्यादा रेशियो है विमेंस का भी देखने का। तो हमारे ब्रजेश जी आप ये बताएं कि आपने तो पूरे इंडिया में आप सोल्जर रह चुके हैं, पूरे इंडिया में आपने काम किया है, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है ब्रजेश जी? देखिए सर, मैं एक ब्रजेश छोटी जी। सी बात कहना चाहता हूँ जी। कैन यू हियर मी सर? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए सर, बोलिए बोलिए। जैसी संगत, बिल्कुल सर, जैसी संगत वैसी रंगत। आपने एक शब्द बोला कि बिल्कुल सर, मैं 20 ईयर्स मैंने एयरफोर्स में बिताए हैं, मैं एक सोल्जर रहा हूँ। तो हमारी नींव जी। कोई सी काम की, हमको सोल्जर बाद में बोला गया, पहले हमारी ट्रेनिंग करवाई गई थी। तो ट्रेनिंग के एक मापदंड थे, उस ट्रेनिंग के अनुसार हमें ये काम करना। और किसी भी काम का, फौज में किसी भी काम के लिए जो टफेस्ट, सबसे कठिन जो पीरियड होता है, दैट इज ट्रेनिंग। तो हमारी ट्रेनिंग ही इतनी टफ थी कि हमें काम ही वही करना है और हमें सारे काम आसानी से करने, ये सारी चीजें हमें पता लग गया था। सेम चीज अगर मैं यहाँ पर इस बात के लिए हम बात करें तो देखिए सर, जो पोर्नोग्राफी के बारे में जो बात चली है, तो इसमें दो चीजें आती है सर, जैसी संगत वैसी रंगत। एक तो हम जो है सुबह शाम मंदिर वगैरह में या हमारे सांस्कृतिक कार्यों में, संस्कृति से संबंधित कार्यों में कितना हम समय दे पाते हैं अपने फैमिली के लिए, वहां से एक प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात, जहां तक वकील साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन जब तक इस आदेश को एक कानून का जामा नहीं पहनाया जाता है, तब तक वो आदेश पूरी तरह से पालन हो पाता है, इसमें संशय होता है। और कानून बनाने की पावर हमारे पास में दो संस्थाओं के पास में है, या तो संसद के पास या आपकी विधानसभा के पास। अब वो बात आती है कि संसद में जो सांसद बैठते हैं और विधानसभा में जो विधायक बैठते हैं, उनको जब हम वोट डालते हैं तो हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं? भारत में एक मैंने चीज जो देखी है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमें फ्री राशन दे देगा, हमें बिजली दे देंगे, हमें पानी फ्री देंगे। सॉरी, हमें उनसे उम्मीद करनी चाहिए और हमें ये उसी व्यक्ति को वोट देना है जो बेस्ट कानून लेके आए। बेस्ट कानून का मतलब है कि हमारी विधानसभा में अगर ये पोर्नोग्राफी है, पॉर्न साइट्स हैं, इससे रिलेटेड अगर आप बेस्ट कानून लेके आते हो और वो कानून लेके आते हैं, देन ओनली वो एक नेता माना जा सकता है। अदरवाइज हमारे देश में होता क्या है कि ज्यादातर सरकारें, उनकी जो मैनिफेस्टो होता है, उनका जो एजेंडा होता है, अभी आप देख लीजिए राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, आपके छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाले हैं। इनका सर आप मैनिफेस्टो निकाल के देखिए, इनके मैनिफेस्टो में टफ कानून का कौन सा वो बात है, जबकि बेसिक काम ही विधायक का बेस्ट लॉ बनाना है, क्योंकि इनको बोला ही लॉ मेकर जाता है। ये दे आर द लॉ मेकर, और लॉ मेकर का काम यह है कि बेस्ट कानून बना के देना। नाली, बिजली, पानी, ये तो एग्जीक्यूटिव काम है ना, इसके लिए तो कलेक्टर बैठे हुए हैं जिले में पूरा प्रशासन देखने के लिए। आप उनको एक लॉ बना के दे दीजिए चीजों का, लेकिन उस काम को करने की बजाय वो क्या है कि जो माइक्रो मैनेजमेंट, एक ग्राम पंचायत को लेवल का जो मैनेजमेंट होता है, हमारे विधायकगण उसमें इन्वॉल्व ज्यादा होते हैं। साहब ने नाली खुदवा दी, साहब ने जो है यहाँ पर ये टुकड़ा सड़क का डलवा दिया। सॉरी, आपका काम है विधानसभा में बैठ के टॉप लेवल का लॉ बनाना, एक जस्ट, फेयर, रीजनेबल एंड एग्जेम्पलरी लॉ बनाना, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना कि हमारे बेस्ट कानून है, उस कानून के अनुसार आपको नियम बना दिए और भैया आपको सजा इतनी है तो इतनी ही होगी। ये नहीं कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो गया तो उसके लिए कानून ही बदल दिया गया। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वहां से आती है सर। नपेंद्र जी आप मुझे ये बताइए कि इस तरह से जो साइटें विधानसभा में लोग देखते हैं बैठ के,
विधानसभा में देखना कि जायज है, जब इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है, हम लोग खर्च करके उनको बैठाते हैं कि आप हमारे संसद में जाके ये काम करें, ये संसद में पकड़े जाते हैं कि भाई ये प्रॉन फिल्म देखते हुए पकड़े गए। ऐसे कई केसेस आ चुके हैं। ये जायज है इनके देखना वहां पे? इनको क्या टेंशन है? पब्लिकली तो सर आप कानून को भी उठाकर देख लें तो पब्लिकली तो ऐसी चीजें देखनी ही ऑफेंसिव है सर, देखा ही बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है जी। और मैं इस बात को फिर से कहता हूं कि जो जी। बात गलत है उसे गलत ही ठहराया जाना चाहिए और ये टोटली बैन होनी ही चाहिए, क्योंकि जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंड ले चुकी है हाई कोर्ट के सामने, ऑनरेबल जी। सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हम इन्हें टोटली बैन कर ही नहीं सकते हैं, और इनको बैन करते हैं जी। तो अगले दिन फिर से क्या कहते हैं ये नेट पर अवेलेबल हो जाती है। अगर कोई पर्सन जी। इनको इंडियन सर्वर के थ्रू नहीं देख पा रहा है तो वो उनको वीपीएन विदेशी सर्वर के थ्रू देख लेता है। लेकिन देखने की बात यह है जी। फिर यदि जी। कोई व्यक्ति यदि पोर्न साइट्स को सर्च कर रहा है वीपीएन नेटवर्क के जरिए भी, तो भी ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जैसा कि भी कहा कि एक लॉ आना चाहिए, कानून बनना चाहिए, एक ऐसा कॉरिडोर बनना चाहिए कि कोई आदमी यदि पोर्न सर्च कर रहा है तो उसे वो मिले ही नहीं एट एनी कंडीशन, ठीक है। और यदि कोई अपनी प्राइवेसी में देखे वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से विधानसभा में देखना या पार्लियामेंट में देखना, विधानसभा में देखना, ये तो बिल्कुल ही नैतिकता के खिलाफ है, सभी सिद्धांतों के खिलाफ है, और खासतौर से उन लोगों के द्वारा जो कि खुद कानून बनाने के लिए चुने गए। क्या होगी सर इसके बारे में तो ऐसे क्या नेताओं कहा की जाए, मानसिकता सबको क्या पता होगी है। जिनकी मानसिकता ही खराब है? बिल्कुल उनकी मानसिकता के बारे में कहने के लिए तो शब्द ही नहीं है, अपने आप क्या कहते हैं उनकी मानसिकता दर्शित होती है सबके सामने कि जो आदमी जहां कानून बना जाता है, कानून के मंदिर में, वहां पर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, वो लोग वहां पे जाके किस क्वालिटी को रखते हैं, कैसी योग्यता रखते हैं, और क्या वो ऐसा कानून बना पाएंगे जो कि खुद ही इस तरह के गलत कृत्यों में लिप्त हैं। ऐसे लोगों से आशा करी भी नहीं जा सकती है, यदि कोई ऐसा कृत्य करते हुए पकड़ा भी जाता है तो। जी जी जी। केशव जी, स्कूल कॉलेजेस में क्या प्रॉन साइट्स को देखते हुए कई लोग पकड़े गए थे? बच्चे हैं ये लोग, आप क्यों स्कूल कॉलेजेस में आजकल लोग लेके जाते हैं, अपने मोबाइल्स लेके जाते हैं, वहां पे टीचर कोई चीज कहती है डालने के लिए, सपोज उन्होंने कहा डालिए, आप कोई चीज डालिए, वहां पे प्रोडक्ट वो डालते हैं, एक स्पेलिंग का इधर उधर हो जाने से वो प्रॉन साइट खुल जाती है, बच्चा उस प्रॉन साइट को देखने लगता है, टीचर को पता नहीं चलता है, लोगों को पता नहीं चलता है, और उस पे ही वो डीपली चला जाता है। क्या ये स्कूल कॉलेजेस में मोबाइल को बंद कर देना चाहिए? मैं आज की ही घटना बता रहा हूँ। प्रयागराज में क्या हुआ कि एक छेड़छाड़ हुई जी, प्रयागराज में एक छेड़छाड़ होती है और उसके बाद उसका विरोध करता है अपनी बहन का 16 साल का सत्यम शर्मा। नाम इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि नाम बहुत जरूरी होते हैं। सत्यम शर्मा जब विरोध करता है तो फिर मामला रफा दफा करवा दिया जाता है, क्योंकि लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, और वो जो लड़का है उसके बाद में उस लड़का जब घर आता है तो उसके बाद में जो उसका जिसने छेड़छाड़ की थी उस तरफ से उसके पिता रहे होंगे जी जी, और वो मुस्लिम है जी, प्रधान भी गांव के, तो उन्होंने उसको पीट पीट कर मार डाला। आज की ही घटना है, मैं बता रहा हूँ। जी 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 जी। 15-16 साल उम्र उसकी लड़के की है जो मारा गया है। उसने अपनी बहन के लिए आवाज ये उठाई कि ये गलत हो रहा है, ये छेड़छाड़ आप जो कर रहे हो वो गलत है। विद्यालय में समझा दिया गया। मैं ये समझता हूं कि ये जो प्रवृत्ति है कहां से आई, कहीं ना कहीं से तो आई है। छेड़छाड़ एक अलग विषय हो गया जिसमें विरोधाभास जो है झलके, लड़की ने बताया होगा तभी तो विद्यालय को पता चला होगा। छेड़छाड़ का मतलब है कि रेप का प्रयास सीधा सा, उसमें कोई ये होना ही नहीं चाहिए। 17 साल का वो इसलिए लड़का बच जाता है क्योंकि निर्भया का बलात्कार जो है करने के लिए उम्र का कोई वो नहीं होता है, लेकिन उसको उसके बलात्कारियों को फांसी तभी मिलेगी जब वो 18 साल के होंगे। जी जी। अगर वो 17 साल 11 महीने 29 दिन के हैं या 30 दिन के हैं, वो छूट जाएंगे, मिलाडी छोड़ेंगे, न चाहते हुए छोड़ेंगे, छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 17 साल का बलात्कारी है। बलात्कारी मैं कहता हूं चाहे वो 3 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, 12 साल का हो, लटका दो उसको फांसी पर। समस्या क्या है? उसको जीवित रख करके क्या करना चाहते हो? आखिर वो कौन से समाज में जो है भला करने वाला है जो बलात्कारी है, फिर बाकियों को क्यों नहीं छोड़ा? 17 साल वाला जो बलात्कारी है उसको आपने छोड़ दिया और बाकी के लोग जो है छूट जाते हैं, तो क्या निर्भया को असली इंसान मिला क्या?
सबसे बड़ी चीज ये है। और आगे वो बलात्कार नहीं करेगा, इसकी क्या मिलावट जो है इसमें, या फिर संविधान के कहीं पर लिखा है कि वो आगे बलात्कार नहीं करेगा, 17 साल के बालक को छोड़ दिया जाएगा, तो वो तो मासूम है, अबोध है, उसने तो ये अज्ञानतावश कर लिया, गुप्तांगों में सरिया घुसेड़ देता है, जो सुनने में और देखने में ही अपने आप जो है बिल्कुल अलग लगता है, बीभत्स बिल्कुल। ये 17 साल का बच्चा हत्या कर देता है और ऐसी जगह ऐसे ऐसे काम करता है जिसको आप पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि पूरा आप कहेंगे कि इंसाफ नहीं मिला निर्भया में। दोषी कौन है? संविधान दोषी है। दोषी कौन है? इसके लिए हमारे राजनेता दोषी हैं, उन्होंने आवाज तक न उठाई। जो 17 साल का बच्चा जीवित है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस देश में हम रह रहे हैं, हमें इस बात पर शर्म आती है अगर 17 साल का 16 साल का बलात्कारी कोई अगर बच्चा जी रहा है तो मुझे शर्म है कि मैं हिंदुस्तान में हूँ। इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, शर्मिंदा हूं इस चीज पर कि हमारे देश में हमारे जो है जितने भी सैनिक हैं वो गोली खाते हैं, बाहर की लड़ाई से तो लड़ लेते हैं, बाहर की लड़ाई युद्ध में अपनी जान दे देते हैं, बलिदान अपना देते हैं, तो इस चीज के लिए कि नहीं यहाँ बलात्कार करने वाला 17 साल का अगर है तो उस मासूम को छोड़ दिया जाए, मासूम हो गया, और जिसके साथ गलत हुआ है उसका क्या? जहाँ गोली खाई जाती है वहां तो कभी ये तय ही नहीं हुआ कि नहीं युद्ध क्षेत्र में ये चीज जो है जायज है कि भाई नहीं उम्र इतनी होनी चाहिए। वहां तो 8-8 साल के हमारे बच्चे जो है कट गए, उन्होंने अपने गर्दनें जो है कटवा दी, लेकिन झुके नहीं। 13 साल की उम्र में तोरण का किला वीर शिवाजी ने जीता, तो वो उदाहरण क्यों नहीं बन सकते? एक्चुअली हम बनाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर 13 साल की उम्र में शिवाजी, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद पैदा होने क्यों बंद हो गए? इसलिए बंद हो गए कि हम भगत सिंह चाहते हैं, लेकिन भगत सिंह अगर पोर्न फिल्में देखेगा चुपचाप बैठ करके एक कोने में जाकर के, वो क्या बताएगा? ये उम्र ऐसी होती है कि इस उम्र में आप खुद जी चुके हैं तो आपको उम्र के बारे में ज्यादा अनुभव होता है, क्योंकि आप उसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आप इस उम्र के बारे में ज्यादा जानते हैं। उस वाली उम्र से बेहतर है कि वो बच्चा उतना नहीं जान सकता, वो छिपाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आप उस उम्र के बारे में इसलिए बेहतर जानते हैं क्योंकि आप उस उम्र से निकल के आप आए हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप उस उम्र से निकल करके आए हैं तब तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए कि कैसे एक अनुशासित जो है किसी का जीवन रह सके, इसके लिए कैसे शिष्टित जो है वह व्यक्ति रह सके, इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। जैसे मंदिर की बातचीत कर रहे थे ब्रजेश जी, मंदिर तो हम तब जाएंगे जब हमारे सामने विकल्प न होगा। हमारे सामने विकल्प है ना पोर्न देखने का, हम क्यों मंदिर जाएंगे? विकल्प ही नहीं है कोई, तो हमें जाना पड़ेगा। विकल्प है मोबाइल तो हम चला रहे, नहीं तो हम अपने परिवार में लगे हों। अगर मोबाइल जब चलाने का या उसमें कोई चीज देखने का विकल्प नहीं होगा तो अब दिन भर में हमें कंटेंट न मिलेगा मोबाइल में, हम दिन भर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एक साइड में रख देंगे, कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, उसमें हम कुछ ना कुछ देख रहे हैं, हर पल कंटेंट आ रहे हैं, हर सेकंड कंटेंट अपलोड हो रहा है। तो बात ये है कि हमारे सामने वो जब विकल्प बनाया जा रहा है तो हम पुराने रूढ़िवादी विचारों पर क्यों चले? क्योंकि हम तो मानते हैं कि वो तो सब पुरानी रूढ़िवादी चीजें हैं, उनका तो मानना नहीं है। सिनेमा में एक दिखाता है कि शक्ति वाले शो दिखाता है कि नहीं इसमें तो शक्ति है जी, ठीक है, दूसरी तरफ वो उसका विरोध भी करते हैं, मतलब खुद ही खंडन करते, खुद ही बनाते हैं, तो कमाई उनकी दोनों तरफ से आ रही है। एक बना रहा है जय 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 बजरंगबली, दूसरी तरफ दिखा रहे हैं सीआईडी में कि नहीं ना तो भूत होते हैं, ना प्रेत होते हैं, ना ईश्वर होता है, वो दिखा रहे हैं और चीजें। तो ठीक है, आप एक चीज तय कर ले सिनेमा की दिखाना क्या है, आखिर बच्चों को आप भ्रमित कर रहे हो, या तो एक चीज दिखाओ कि नहीं, या तो शक्ति नहीं दिखानी है तो शक्ति दिखाओ, नहीं दिखानी है तो मत दिखाओ। तो एक चीज को नहीं देखा जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है। दूसरा, हमारे लिए बड़ा चीजें, अगर बहुत ज्यादा चीजें जिम्मेदार हैं, वो है विज्ञापन। और सबसे खतरनाक अगर मैं कहूं ये दावे से, इस देश में सबसे बड़े आतंकवादी अगर हम देखें कि वो कौन है, वो हैं हमारे जो है सिनेमा जगत के, जिनको हम नायक अधिनायक कहते हैं। मैं कहता हूं आतंकवादी से तो बचने की है उम्मीद, इनसे बचने की उम्मीद कतई मत करिए। क्यों? कानून ये है कि आप जुआ नहीं खेल सकते हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान जी कहते हैं बिल्कुल खुल करके खेलो, आओ हमारे साथ में रम्मी हम खेलते हैं, क्योंकि हम भी संडे खाली हैं, तुम भी खाली हो, तुम भी उधर से खेलो, हम भी खेलते हैं। तो जुआ जो डिजिटल हो रहा है वो कैसे अवैध है अभी तक? जी, उसको भी तो अवैध होना चाहिए ना। तो बात ये है कि हमारे दोहरे कानून बने हैं, इनके लिए दोहरी व्यवस्थाएं हैं। जो जुआ सीधे खेला जा रहा है वही अगर डिजिटल में खेला जा रहा है, वहां भी तो हार जीत का है, या तो वहां पर हार जीत नहीं, पैसे भी लगाने हैं, फिर जोखिम पर भी खेलना है। तो बात तो वही आ गई कि आप सावधान तो कर रहे हैं, तो वो तो गांव में भी जो जुआ चल रहा है उसमें भी तो लिखा जाता है कि नहीं आप अपनी जिम्मेदारी पर खेलेंगे, सावधान तो वहां भी किया जा रहा है। तो समस्या ये आजकल बढ़ती जा रही है कि दोहरे संविधान जो कानून हैं वो कैसे हैं। अगर कोई बच्चा जो है वो काम करता है सिनेमा में तो वो गलत नहीं है,
वो कंटेंट बनाता है तो गलत नहीं है, लेकिन एक बच्चा जो है मेहनत किसी दुकान पर करने लग जाए मजबूरी बस, तो वो गलत है, क्योंकि वो तो अपराध है। बच्चा श्रम नहीं कर सकता, अच्छा वो वहां क्या कर रहा है, वो भी तो श्रम ही कर रहा है। तो श्रम क्या, श्रम कैसा है, मतलब जिसका हमें पारिश्रमिक दिया जा रहा है वो श्रम की ही गिनती में आना चाहिए। वकील साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, श्रम तो उसे ही कहा जाएगा, चाहे वो कठिन हो या फिर वो सरल हो, श्रम तो श्रम ही है। जिसके एवज में हमें पारिश्रमिक दिया जाए, जिसके एवज में हमें पैसा मिले, उसे हम श्रम कहते हैं। हमने तो यही परिभाषा पढ़ी है। नहीं जी, सिनेमा में काम करोगे तो वो श्रम नहीं माना जाएगा, फिर क्या माना जाएगा? तो वकालत क्या श्रम नहीं है या अपना कर्म नहीं है? अगर कोई दुकान पर काम कर रहा है केवल, वो गलत कैसे है? तो भारत के संविधान में मैं तो ये समझता हूँ कि हर पन्ने में इतने छेद हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि पढ़ कैसे लोग लेते हैं, कौन सा कानून पढ़ के आते हैं, क्या चीजें जो है करते हैं यहाँ करके। इतने छेद हैं कि हर शब्द में छेद है, हर कानून में छेद है, और एक नहीं है, हजारों गलतियां हैं। गलतियों का अगर पुतला है, गलतियों की कोई सबसे बड़ी पुस्तक है कोई दुनिया में, तो भारत का संविधान। इतनी गलतियां तो किसी में निकल ही नहीं सकती हैं। मैं तो कहता हूं कि इतनी गलतियां बुरे से बुरे दुष्ट राक्षस में भी नहीं निकलेंगी जितनी गलतियां संविधान में। और बिल्कुल है, हर कानून में जो है गलतियां हैं। उनकी चीजें आप देख लीजिए। अभी का एक केस है जिसमें अभी अमरमणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के छूट गए हैं। कहा जाता है कि वो केवल 17 महीने जेल में बंद रहे और उन्होंने जो गलत किया था उसके लिए उनको आजीवन सजा मिली थी। आजीवन सजा याफ्ता मुजरिम को ये कहा जाए 17 महीने की बिना पर कि अच्छे चाल चलन की वजह से 17 महीने में चाल चलन देख लिया। अरे यहाँ तो बहू 10 साल तक घर में काम करती है, तब भी उसको सर्टिफिकेट न देती इस चीज के लिए कि वो जो है उसका चाल चलन ठीक है या वो इतनी बढ़िया है। 17 महीने में कैसे प्रशासन को पता चल गया? मतलब सरकार के आदेश पर छोड़ा जा रहा है। एक बलात्कारी जिसको आजीवन सजा मिली है उसको कम से कम 8-10 साल तो काटने दो आप, लेकिन नहीं, 17 महीने में आपने तय कर लिया। तो कानून में छेद है ना। फिर बाकी के जो मुजरिम है जिनको आजीवन पड़ी है, जिन्होंने गलत किया, उनको भी बाहर करो। उनके क्या अच्छे चाल चलन नहीं दिखते क्या सरकार को? अमरवाणी त्रिपाठी में इतनी दिलचस्पी काहे के लिए, या फिर अन्य लोगों में काहे के लिए दिलचस्पी इतनी है? जो गलत है वो गलत है ना, उसका विरोध क्यों करना? जिसको सजा मिल गई उसको जेल में रहने दो, 15-20 साल बाद तय कर लेना कि निकालना है कि नहीं, कम से कम कुछ तो काटने दो। 17 महीने क्या होते हैं मालूम नहीं चलते हैं। एक माफिया के लिए, एक डॉन के लिए 17 महीने जेल में मजे से कट गए, उसको तो मालूम ही नहीं। वो तो उसके लिए केवल एक टूर पैकेज जैसा था। जी नपेंद्र जी अभी एक ये न्यूज आई थी कि एक न्यूली वेड अपने, अभी आपने एक वर्ड बोला था कि बंद कमरे में अगर कोई प्राइवेसी से देखता है तो ये जायज है। एक न्यूली वेड अपने बंद कमरे में हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉन फिल्म दिखाता है, और वो प्रॉन फिल्म दिखाता है। उसने, लेडी ने कभी वो प्रॉन के बारे में सोचा भी नहीं था कि इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। उसने देखा तो उसकी मानसिकता पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो एक तरह से पागल सी हो गई। जब पागल सी हो गई तो उसका क्या है, बेसिकली मानसिकता पे प्रभाव पड़ना ही बहुत खतरनाक होता है। तो इस तरह से उस लेडी को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटलाइज करने के बाद वो लेडी जो है कोमा में चली गई। जैसे आपने जो बोला ना कि हम बंद कमरे में देखना ही प्राइवेसी है, तो क्या एक इंसान दूसरे इंसान को अगर दिखाता है तो यहाँ प्राइवेसी खत्म नहीं होती है? नपेंद्र जी। जी सर, मैं जैसा कि मैंने बताया था प्राइवेसी वाली बात को, पर्सनली जो मैंने बताया वो ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि कोई व्यक्ति अकेला यदि कुछ करना चाहता है तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक सीमित है, वो कुछ भी करे, ठीक है। लेकिन जो केस आप बता रहे हैं उसमें उसने अपनी मिसेस को जबरदस्ती दिखाई। और आज के जो जितने भी कानून है, चाहे आईटी एक्ट से रिलेटेड ले लीजिए, आईपीसी के ले लीजिए या पॉक्सो एक्ट के ले लीजिए, इनमें यदि हम किसी के साथ में जबरदस्ती करके उसे मूवी दिखाते हैं, गलत साहित्य पढ़ाते हैं, अश्लील साहित्य पढ़ाते हैं, या फिर इसके अलावा उसको जबरदस्ती मूवी दिखाते हैं या उसकी मूवी बनाते हैं, जोर जबरदस्ती करके यदि कोई काम तो वो क्लियर कट ऑफेंस है। यहाँ पर प्राइवेसी का सवाल पैदा ही नहीं होता है। यदि वो हस्बैंड खुद अकेला देख रहा है तो वो उसकी नपेंद्र जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन हाँ बोलिए सर। बोलिए नपेंद्र जी, बोलिए। वहीं तक सीमित, हाँ सर, आपकी स्वतंत्रता या उस हस्बैंड की स्वतंत्रता वहीं तक सीमित थी जहां तक कि उसकी मिसेज की शुरू होती है। यदि वो देखता है तो वो अपनी इच्छा को अपनी मिसेज पे नहीं थोप सकता था, बिल्कुल भी नहीं थोप सकता था। और अब इन कानूनों का लूप होल ही है, ये कानूनों की कमी ही है कि हमारे जितने भी कानून बने हैं वो सिर्फ यही कहते हैं कि यदि आपने ऐसा कोई भी एक्ट किया है वो पब्लिकली नहीं होना चाहिए।
किसी के साथ जोर जबरदस्ती से किया हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई चीज आपने स्टोर नहीं करी हो, ऐसी कोई चीज आपने बना ली है तो उसको आप वायरल नहीं करें, प्रकाशित नहीं करें, किसी और को पढ़ाए नहीं, दिखाए नहीं। सिर्फ कानून यहीं तक सीमित है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो चीज गलत है वो गलत ही है। आज आप या मैं पॉर्न मूवी देखते हैं तो देखने के बाद हम यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा नहीं देखे। तो आप ये सब कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? हमारी संस्कृति ने कभी नहीं सिखाया कि हम किसी गलत चीज को फॉलो करें। ये गलत है तो गलत है, और इसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। नपेंद्र जी, किसी चीज का एडिक्शन भी बहुत गलत होता है, दवाई का एडिक्शन भी बहुत गलत होता है, प्रॉन साइट का एडिक्शन भी बहुत गलत होता है। प्रॉन साइट का एडिक्शन लीड करता है सेक्सुअल इंसेंसिटिविटी पे, और सेक्सुअल डिपेंडेंसी जो होती है बहुत बुरी होती है, जिससे कि उसके दिमाग में बहुत सारी खुराफातें दौड़ती हैं। और सेक्सुअल इंटरेक्शन में जो इंटरेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है, ड्रग इंटरेक्शन से भी खतरनाक है ये। सर आप, मैं या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हो या हमारी पार्लियामेंट, सर मैं यही कहना चाह रहा हूं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे आप में हो, चाहे कोई आम नागरिक हो, सभी ये जानते हैं कि ये कितनी गलत व्यवस्था है ये पॉर्न साइट्स की, जो कि समाज में आज प्रचलित हो चुकी है। लेकिन इसके बारे में कड़े कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर मेरा कहना बार बार यही है कि यदि आपको इतनी स्वतंत्रता दे दी गई है कि यदि आप अपने कमरे में तक सीमित रहकर आप पॉर्न मूवीज देख सकते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि यदि आप गलत मान रहे हैं इसको, तो इसका फिर अप्रोच बिल्कुल खत्म होना चाहिए। यदि अभी हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल खत्म हो, तो इसकी अप्रोच बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए, जिससे कि बच्चों के हाथ में आई ही नहीं ये चीज। लेकिन इसके लिए वास्तव में जैसा कि केंद्र सरकार स्टैंड ले चुकी है कि हम तो बिल्कुल ही असमर्थ हैं, हम आज चाहे 1000 साइट्स बैन कर दें, कल अगले दिन विदेशी सर्वर से क्या कहते हो फिर से अपलोड हो जाती है नई नई साइट्स। तो कुछ तो तोड़ होगा इसका। आखिर विदेशी सर्वर आपके इंडिया में कैसे अप्रोच कर जाता है? कुछ तो आपको कदम उठाने पड़ेंगे जी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रजेश जी आप बताएं, आपने ये देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल कॉलेज कोरोना काल में छोटे बच्चों को जब ऑनलाइन पढ़ाई जाती थी, तो ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते बच्चों की साइटें कुछ से कुछ खुल जाती थी। बच्चे अपना ऑनलाइन पढ़ाई छोड़ के उसी साइट में घुस जाते थे, जिसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हुआ है कि आज हर बच्चा 17 साल 12 साल के बाद या 6 साल के बाद वो अपनी माँ से मांगता है मोबाइल, और मोबाइल का प्रचलन इतना ज्यादा हो गया है छोटे बच्चों में, बगैर मोबाइल को लिए हाथ में वो खाना नहीं खाते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या ये हुई है कि साइट्स पे प्रॉन साइट्स देखने की ये हमारे टीनेजर्स में बहुत ज्यादा है। बड़े लोगों में तो थी पहले, लेकिन टीनेजर्स में इस समय बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिससे कि टीनेजर्स अपने पूरे भटकाव की तरफ चले गए हैं। और इतनी भटकाव की तरफ चले गए हैं, पढ़ाई लिखाई तो एक तरफ और दूसरा कंप्लीट क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसको कैसे रोका जाएगा? आप सोल्जर हैं, आप बताएं। देखिए सर, कि जब कोई भी आविष्कार होता है, कोई भी हम जब इन्वेंशन करते हैं, आग का आविष्कार भी हुआ था आज से 5000 साल पहले जब सभ्यता का विकास हुआ था। तो किसी भी जो आविष्कृत जो चीजें होती है, इन्वेंटेड जो चीजें होती है, उनके बारे में एक कहावत होती है, दिस इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। जैसे हमारी बिजली है, एक गुड सर्वेंट है बट ए बैड मास्टर है, इसका अगर हम मिसयूज करेंगे तो। सिमिलरली कोरोना काल में जो मोबाइल थे, ये जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, इसके माध्यम से उम्मीद ये की गई थी कि बच्चे जो हैं उनकी स्टडी में व्यवधान नहीं होगा, उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं होगी। इसलिए ऑनलाइन क्लासों के कुछ हद तक ये प्रयास किया गया था, टेक्स्ट बुक से जुड़े रहें लोग, अपने अध्ययन सामग्री स्टडी मटेरियल से जुड़े रहें। लेकिन अब जब बात आती है, आपने बताया कि अचानक से ही माइग्रेट हो जाते हैं उन साइट्स पे जो VPN के थ्रू खुलती हैं। अब इसके लिए मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल देना चाहूँगा सर। मैं 2 साल पीछे जाऊंगा, ये 2021 की बात है। एक मैटर आया था, दिल्ली हाई कोर्ट में गया मैटर, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी, और ये मैटर था 3 बड़ी सोशल मीडिया साइट है हमारे यहाँ पर, फेसबुक, आपका व्हाट्सएप और यूट्यूब। ये सब 3 बड़ी सोशल मीडिया साइट्स है सर। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि भाई आपका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, इन साइट्स को मॉनिटर करने का हमारे पास में तो सिस्टम होना चाहिए। तो इन सोशल मीडिया के मालिकों ने छाती ठोक के
कि हम जो है लोगों की प्राइवेसी उजागर नहीं कर सकते, मतलब सरकारी सिस्टम को ये उनके लोगों की प्राइवेसी नहीं दे सकते। तो सरकार ने कड़े कानून बनाए थे और बोला था कि एक रेगुलेटरी बॉडी होगी इंडिया में, और ये सोशल मीडिया कंपल्सरली उनको रिपोर्ट करेंगे हर महीने, और कोई भी अनयूजुअल रिपोर्ट होगी तो हमारी पुलिस के पास में पावर होगी कि वो तुरंत उसकी जांच कर सकें। सिमिलरली जैसा कि सर ने बताया, नृपेंद्र जी ने, कि नहीं कर सकते हैं, मानता हूँ इस बात को, लेकिन जब सोशल मीडिया के लिए किया जाता है तो कौन सा सोशल मीडिया के ही पार्ट है, उन पर भी ये चीजें बराबर तौर पर लागू होती हैं। 2021 की गाइडलाइन है भारत सरकार की है। तो अगर सरकार चाहे, अपने लेवल पर चाहे, तो उसके जो हर स्टेट में इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसके लिए जिम्मेदारी तय की गई है सोशल मीडिया साइट्स की। तो उन पर अगर लगाम लगाई जाए सरकार की तरफ से तो सारी चीजें हो सकती हैं। जी जी केशव जी, इसको आप कैसे देखते हैं कि 42 देशों में तो बंद कर दिया, जबकि 42 देशों में बंद करने के बाद जापान देखिए कहां से कहां पहुंच गया और कितना तरक्की कर गया। हमारे भारतवर्ष में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे एक बहुत, हाँ बताइए सर। केशव जी, मित्र सिंसिनवाल ने जैसा कहा कि बीपीएन के माध्यम से भी देखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि बीपीएन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरा, दुनिया में 10 देश ऐसे भी हैं कि जहां बीपीएन सर्वर भी बंद है, जहां बीपीएन जो है वो बाकायदा बीपीएन ही बंद है। बीपीएन सर्वर का इस्तेमाल करना जो है वो कानूनन जुर्म है, वहां है ही नहीं, बंद कर रखा है। बीपीएन के माध्यम से जो चीज बैन है उसको अगर देखा जा सकता है तो फिर बहुत सारी ऐसी भी चीजें देखी जा सकती हैं बीपीएन के माध्यम से जिसको हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। अगर सरकार को यही नहीं पता है कि हम क्या देख रहे हैं तो कल को हम ऐसी चीजें साझा कर लेंगे दुश्मन देशों से जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और चीजों को जो है बड़ा खतरा जो है उससे क्या लगता नहीं आप। और भारत सरकार ने बिल्कुल कहा है 2021 में कि हम तो इसको बैन करने जा रहे हैं बीपीएन सर्वर को। तो बीपीएन सर्वर तो एक समस्या है जिसको उन्हें पता है कि समय के साथ अगर हमने न बंद किया तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जो है बीपीएन का गलत इस्तेमाल हुआ, उसमें घुसपैठिए भी आए और तमाम ऐसी बातें हुई, ऐसी चीजें हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा बीपीएन है, कौन साइड तो आप छोड़ जाइए। राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन बीपीएन है, इसको तो बहुत पहले बैन कर देना चाहिए था। ये भारत में कैसे इसने एंट्री ले ली, यही प्रश्न है। लेकिन फिर बीपीएन से जुड़े हुए लोग, जो वही वाली बात आती है जैसा सेंसिनवार साहब ने कहा कि जिनको आदत पड़ी हुई है, जिनकी लत है, वो तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये चीज है कि उनके लिए बीपीएन को वो पब्लिक में ऐसे बताते हैं कि नहीं बीपीएन बंद हो गया तो एक अधिकार छीन लिया गया हमारा। अच्छा, जब नहीं था तो कौन सा तुम्हारा अधिकार था? मतलब जो चीज पैदा हो वो तुम्हारा अधिकार हो गया। अब परमाणु बम भी तुम्हारे घर में लाकर रख दिया जाए तो वो तुम्हारा अधिकार है कि नहीं? ये तो आम आदमी की इच्छा हुई तो चलाएगा। ये कौन सा अधिकार है? कुछ अधिकार तो ऐसे हैं कि जब बीपीएन पैदा नहीं हुआ था तो अधिकार नहीं था और जैसे ही पैदा हुआ वैसे आपका अधिकार हो गया। कुछ चीजें जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा का अगर मसला हो तो मुझे लगता है वो चीज बंद कर देनी चाहिए। तो भारत ही नहीं, दुनिया भर में 10 देश ऐसे हैं जहां बीपीएन बंद है। हाँ, तो अब भारत में भी बैन करने की जो है गृह मंत्रालय ने कहा था 2021 में कि हम इसको बैन करेंगे, और हालांकि शायद आने वाले समय में बैन भी हो जाए। तो ये कोई समस्या बड़ी नहीं है, इसको हटाया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि 8 लाख साइटें अगर पाकिस्तान बैन कर सकता है और बीपीएन भी, समस्या करने की इच्छा शक्ति अगर हो तो समस्या बड़ी नहीं है। लेकिन इंतजार करते करते उनकी लत पड़ जाएगी, ये चीज हम देख रहे हैं। हमें आज जैसे इंटरनेट की लत पड़ गई तो हम इंटरनेट में उलझ गए। बहुत सारे ऐसे देश हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सक्षम देश हैं जिन्होंने अपने मोबाइल चलाने बनाने हर चीज का एक वो कर रखा है कि नहीं इतना ही आएगा। 128 रुपए में जब 1 GB मिल रहा था तो सुकून से थे ना। एक मोबाइल को दे दिया जाए कि इतना ही अगर मिलेगा तब भी तो उनको चलाएंगे, तो क्या उस समय जो है नहीं चला रहे थे? अगर स्पीड बढ़ गई है, चीजें बढ़ गई है, ठीक है, आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करिए तो वो केवल पढ़ाई की साइटों को और चीजों को ही केवल उसमें इस्तेमाल कर पाए अगर नेट लगाया जाए। तो सरकार को कुछ नियम अगर बनाने पर अगर आ जाए और उतारू हो जाएगी, नहीं ये चीज बनानी है और इसको बाकायदा सुरक्षित। तो आज हम टेक्नोलॉजी अगर बनाते जा रहे हैं, सुरक्षित भी नहीं है, तो फिर इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है? ऐसी विज्ञान का हम क्या करेंगे? इससे तो बढ़िया हमारा पुराना प्राचीन भारत ही ठीक है। नए भारत के साथ हम इसलिए जी रहे हैं कि जो पुराने में असंभव था वो संभव हो सके, इसके लिए हमें नया भारत चाहिए। हमें नई दुनिया तब चाहिए कि जो पुराने में हम नहीं कर सकते थे वो चीज करें। अगर बीमारियां फैल रही हैं अभी भी तो फिर फायदा नहीं है। बीमारियां न फैलें इसके लिए हम चाहते हैं कि विज्ञान में ऐसी खोज हो। विज्ञान अगर बीमारियां खोज रहा है चाइना की तरह,
कोरोना फैलाने वाली चीजें खोज रहा है, तो ऐसा विज्ञान जी। को मैं प्रणाम करता हूँ दूर से कि भैया चले जाओ, ऐसे विज्ञान को नहीं आना चाहिए। जी जी लेकिन विज्ञान में अगर कहीं ना जी, कहीं जी। हल निकल रहे हैं, समस्याओं का समाधान हो रहा है, तो ऐसे विज्ञान का स्वागत जी, है, क्योंकि वो विज्ञान है। जी, तो दो चीजें देखनी जो है पड़ेंगी हर जगह। ये सबसे बड़ी बात है कि लोग स्वीकारते नहीं है, भ्रमित इतना हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। हमारे बहुत सारे मित्र कहते हैं कि कौन से वाले चैनल पर देखें जी, जी। तो ये खबर सच है। अब ऐसी ऐसी खबरें चल रही हैं, उनमें हेडलाइन ही ऐसे ऐसे परोस दे रहे हैं जी, कि हमें जी। तो यकीन नहीं होता, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। संजय दत्त जिस समय पकड़ा गया, उस जी, समय जी। एक अखबार में खबर छपी कि संजय दत्त के पास से AK-47 के साथ में इतना ड्रग से पकड़ा गया, और आगे उन्होंने जो है वो विस्मयबोधक चिन्ह लगा जी, दिया। उसके दोस्त ने हेडलाइन पढ़ी लेकिन वो चिन्ह नहीं जी, जी। पढ़ा, उसको इतना व्याकरण का ज्ञान नहीं था, और उसने वो हेडलाइन पढ़ी, उसने दोस्ती तोड़ी और वो अमेरिका निकल गया। उसने जी, कहा जी। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या रहे। लेकिन उस मूवी में दिखाया जाता है कि ठीक 15-20 सालों के बाद जब वो जी। दोस्त आता है और उसको ये ज्ञात होता है कि नहीं, ये तो जो एलिगेशन लगाए थे ये गलत थे, खबर छपी थी सही थी, लेकिन उसमें हमने वो जो चिन्ह न देखा, वो हमने गलती कर दी। वो क्यों नहीं देखा, उसके बारे में पता होना जरूरी है कि ये चिन्ह क्यों लगाया गया। उसने बाकी तो पढ़ लिया, उसको ये यकीन हो गया कि ये चीज हुई है। जी, जी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपको उसके बारे में ज्ञान है, और फिर भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे में आपको भ्रमित होने से बचना है, आपको भ्रमित नहीं होना है, भ्रम से ही बचना है। ये जो माया जाल है वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है। पहले दुनिया कम मायावी थी, अब ज्यादा होती जा रही है। तो आज ये देखना पड़ेगा कि अगर हम उसी चीज के खिलाफ हो जाएं, सड़कों पर आ जाएं, तो 100% वो चीज बैन हो। निजी मामला, निजी अधिकार, कुछ चीजों को लेकर के अगर हम लड़ते रहेंगे कि नहीं ये अधिकार होने चाहिए, वो अधिकार हैं, तो जब पोर्न जब नहीं था तब अधिकार नहीं था, तब कैसे देखते थे, तब तो कुछ नहीं था। तो आज बन गया तो आप अधिकार समझ लेते हो। हर चीज पर अधिकार क्यों, आखिर क्यों चाहता है आदमी कि नहीं हमारा अधिकार होना चाहिए। आपकी अपनी जिंदगी में खाने का आपका राइट्स है, ठीक है, अच्छी बात है, आपके पीने के राइट्स हैं, ठीक है, लेकिन आप हर चीज को अपना अधिकार तो नहीं समझ सकते ना। जी नपेंद्र जी, ये देखा गया है कि एनजीओ बहुत काम करती हैं हर चीज को समझाने के लिए, लेकिन आज तक कोई ऐसी एनजीओ मेरे नजर में नहीं आई है कि जो इस तरह से जो साइट्स हैं उसके बारे में लोगों को आके समझाए, आगे समझाए। क्या आपकी नजर में कोई ऐसी एनजीओ है या कोई ऐसी संस्था है नपेंद्र जी? सर मेरी नजर में तो ऐसी कोई एनजीओ है नहीं जो कि इस तरह की इच्छा शक्ति रखे, पर इच्छा ना शक्ति है, ना डेवलप करना, आएगी, ना बनेगी। सर वही मैं कह रहा हूं क्यों? कि इसके ये पीछे इच्छा सबसे बड़ा शक्ति, राज ये है कि सर हाँ बोलिए मैं ये बोलिए। कहना चाह रहा हूं कि ये एक इच्छा शक्ति है। जैसा कि अभी इसी बात का जिक्र किया कि वीपीएन वाली बात को अगर हम खत्म करना चाहें, वीपीएन नेटवर्क को, तो वो कर सकते हैं। और अब आपने एनजीओ का उदाहरण दिया, तो यदि कोई एनजीओ इस पर गंभीरता से ले तो ये गंभीर विषय है, और चाहे तो इस इच्छा शक्ति को डेवलप करके इस संबंध में आवश्यक कदम उठा सकती है। आप किसी भी एनजीओ के नहीं, आप किसी भी एनजीओ के एजेंडा में ये चीज नहीं देखेंगे, किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंडा में नहीं देखेंगे, आप राजस्थान के एजेंडा में नहीं देखेंगे, स्टेट वाइड एजेंडा में नहीं है कि हम इस तरह से लोगों को करेंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि इसके पीछे क्या है? हाँ, इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति कहां से डेवलप होगी? आपका विल पावर मजबूत होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए, तभी तो आप इच्छा शक्ति डेवलप करेंगे। वो इच्छा शक्ति तब डेवलप होगी जब आप खुद इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणामों के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। ये चीज आखिर किस स्तर तक आपको बर्बाद कर सकती है, आपका भविष्य खराब कर सकती है। ठीक है, मैंने अभी उदाहरण दिया कि अगर आप और हम फोन देखते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा देखे। ये कैसे हो सकता है? कल को वो भी देखेगा, तो हमें इन कॉन्सिक्वेंसेस को समझना पड़ेगा, इनके परिणामों को तो समझना पड़ेगा, तभी इच्छा शक्ति डेवलप होगी। यदि आज मैं समझता हूं कि ये चीज गलत है, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इसको ना करूं, और फिर ऑटोमेटिकली ये जीन्स हैं, ये जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो वो मेरा बच्चा भी आगे जाके गलत करेगा, कैसी न कैसी भी। बिल्कुल सही है। इस बारे में तो जितनी गंभीरता से सोचा जाएगा तभी इच्छा शक्ति डेवलप होगी। किसी को पढ़ाने या सिखाने से ये बात नहीं होगी। अगर आप बच्चों को बोलेंगे कि जी नपेंद्र जी, अगर आप बच्चों से बोलेंगे कि भाई आप इंटरनेट पे मत जाएं, इंटरनेट पे ये चीजें मत देखें, तो बच्चा जरूर देखेगा। क्यों? क्योंकि जरूर आप देखेगा, जिस चीज को ज्यादा मना करेंगे उस चीज को ज्यादा देखेगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
लेकिन हमारी पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसे बताना पड़ेगा कि वहां पर इतना दलदल है, यदि उस दलदल में आपने एक बार पांव डाल दिया तो दलदल फिर आपको बाहर नहीं निकलने देगा जीवन में। ये सिखाना एक पड़ेगा, बार इसकी दलदल में जिम्मेदारी तो जरूर बनती है। गिरेगा, एक बार दलदल में जरूर बिल्कुल। जाएगा, वो देखेगा, नहीं सर, वो जाएगा, बिल्कुल सही देखेगा। बात है। बिल्कुल। अब हमारा विचार आज की डिबेट का यही है कि ये दलदल रहे ही क्यों, ये दलदल इंटरनेट पे जी, क्यों जी। मिले, और इसके लिए तो फिर हमारी जी, जी। सरकार को ही ये जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी कि इस दलदल को जड़ से साफ करे वो, बिल्कुल जिससे कि सही। हमारे बच्चे को ऐसा कोई मिले ही नहीं वहां पर सोर्स या फिर कोई स्रोत मिले ही जी, नहीं कि जी, वो जी। जाकर इस दलदल में फंसे। हालांकि हमारी जिम्मेदारी, हम बिल्कुल समझाते सही। भी हैं, हम गुड टच बैड जी, टच जी। के बारे में समझाते हैं, हम लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जी, जी। समझाते हैं बच्चों को, हम और जी, भी कई जी। बुराइयों के बारे में समझाते हैं, यौन शिक्षा के बारे में जी, हाँ, जी, हाँ। समझाते हैं कि बेटा ये चीज सही है, तो हमें इस चीज के भी बारे में बताना तो चाहिए। जी। लेकिन फिर भी प्राइम जिम्मेदारी, जो प्राइम ड्यूटी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, भारत सरकार की है कि वो इस तरह की चीजों को वेबसाइट से हटा दे। हालांकि ठीक है, मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आपकी पर्सनल जी। लिबर्टी है, आप अपने तक सीमित रखिए पर किसी और को मत दलदल में डालिए, लेकिन फिर भी अगर जी, जी। देश को बचाना है, एक हमारी युवा शक्ति को बचाना है, तो इसके लिए ये काम करना जी, बहुत जी। जरूरी है कि इसके लिए बहुत ही गंभीर कदम उठाए जाएं, जिससे कि ये अस्तित्व से बिल्कुल इसका अस्तित्व खत्म हो जाए। जी, जी। ब्रजेश जी, ये देखा गया है कि जो मेल है 91% देखता है प्रॉन साइट्स, और लेडीज जो हैं, विमेन, वो देखती हैं 60.2%। ये रेशियो भी नियर अबाउट मिलता जुलता है। लेडीज थोड़ा कम देखती हैं, जेंट्स थोड़ा ज्यादा देखते हैं, लेकिन देखने की प्रवृत्ति दोनों की है, दोनों की प्रवृत्ति देखने की है, देखते हैं। अब जब तक ये बैन नहीं होगा तब तक ये देखते जाएंगे। और इसके बाद क्या है, मेंटल डिप्रेशन और मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा डेवलप करती हैं। अब अगर आप देखें तो मेंटली हरेसमेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रजेश और जी, ये आप चीज के बताएं। लिए रोकूंगा भी, मैं एक 10 सेकंड लूंगा। सबसे बड़ी चीज हाँ, ये प्लीज, है कि प्लीज। जैसे सनातन की बात की जाए, मैं हमेशा करता हूँ, बहुत सारे लोग हमें टोकते भी हैं और कहते हैं कि बात तो करनी चाहिए, जरूरी जी, है। जी। जैसे मैंने तलाक पर जब चला था तो मैंने कहा था कि तलाक इसलिए हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि तलाक होना ही नहीं चाहिए कि जहां से डोली एक बार उठी है तो अब आरती ही उठेगी उस घर से। उसकी वजह जी। अगर आप देखेंगे कि इस पर विज्ञान क्या कहता है, तो ये कहते हैं कि अगर एक के साथ संबंध अगर आपका रहेगा, बाकी अवैध क्यों संबंध, इनको कहा गया अवैध क्यों है, विज्ञान की नजर से देखे कि आपने एक के साथ जी, जी, दूसरे से जी। बनाया, दूसरे तीसरे पता है नहीं, अब पता चले कि कल को अगर वो आपको बीमारी लग गई, एड्स आपको हो गया, तो मतलब आप तो भले ही आपको नहीं पता है लेकिन आपकी वजह से दूसरे के साथ तो हो गया ना गलत। हो मतलब गया। ये तो फिर वही वाली चीज है कि आपने उसके जीते जी पूरी जिंदगी छीन ली, लेकिन पता तो दोनों को नहीं है। 4 जगह न जाएं, अगर हम जाएंगे, ऐसी चीजें करेंगे, पता लगे कि आज क्या है, आज तलाक का मुद्दा चल पड़ा है, कानून बना दिया इसलिए कि स्वतंत्रता चाहिए, जीवन में अनुशासन नहीं, जिंदगी से मतलब ही नहीं है, जीना नहीं चाहते। पहले तो जीने के लिए बनाए जाते थे नियम, अनुशासन में रहोगे तो जिंदा रहोगे, ये चीज सिखाई जाती थी। जी। एक पति के साथ इसलिए रहना है कि दूसरे की बीमारी ना परोसते थे, और फिर तुझे अगर जी, शादी जी। नहीं करनी है तो दूसरे से शादी क्यों करें। मतलब एक के साथ जी, जी। विज्ञान में ये हुआ है ना कि एक से अधिक अगर आपके संबंध हैं तो आपको एड्स हो सकता है, और होता ही है। जी। फिर सुरक्षा अगर सावधानी ना बरतें, पता लगे कि एक से तलाक हुआ, दूसरे से हुआ, तीसरे से हुआ, पता चले एड्स हो गया, उसके बाद में जितने बाकी के आप हैं, मतलब आप तो एक चलती फिरती मौत आप घूम रही हैं या घूम रहे हैं। बांट रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हमें कानून से जो चीज मिली है वो एक कानून और एक अनुशासन, धर्म और संविधान में ये अंतर है कि संविधान हमें हमारे अधिकार इतने दे देता है कि हम अधिकारों के चक्कर में अपनी जिंदगी तो खराब कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों की भी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अनुशासन में रहना है तो अनुशासन में रहना है। जैसे फौज से हैं हमारे ब्रजेश साहब, उनको एक ही भाषा सिखाई जाती है कि नहीं, दुश्मन को मारना है, पीछे नहीं हटना है, गोली लगेगी तो भी पीछे नहीं आप हटोगे। अब उस समय तो कितना दर्द हो रहा होगा, तो क्या दर्द याद करें, नहीं हटना है तो नहीं हटना है, देश के लिए जान देनी है, तो इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता है। और ये संविधान हमें मरने के प्रति प्रेरित नहीं कर सकता। दुनिया का कोई साहित्य, सिनेमा हमें मरने के लिए हमारे अंदर पैदा जो भाव हो राष्ट्र के प्रति, मरने का भाव जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो कोई भी दुनिया की पुस्तक पैदा नहीं कर सकती। वो हमारे अंदर अपने आप आता है, तो तब आता है जब हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अपने आप को वैसा बनाते हैं। राष्ट्र के प्रति मरने के लिए तैयार खड़ा हुआ शख्स हमेशा जो है इन सब कुरीतियों का विरोध करेगा, और ये सब कुरीति हैं
जो अधिकार के नाम पर जो चीजें मांगी जा रही हैं वो सब बिल्कुल अवैध है। ओशो कहते थे कि नहीं आप तो नंगे घूमो, तो ओशो की विचारधारा में ये नहीं था कि अगर एड्स हो जाएगा वो तो चलती फिरती मौतें बना रहे हैं। समाज में पैदा क्या करना चाह रहे हो, आप कर क्या रहे हो? क्यों ये नियम बनाए गए कि नहीं शादी होनी चाहिए? एड्स जो है जानवरों में तो नहीं होता, तो जानवरों में नियम नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं नंगे पैदा हुए तो ये वजह होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज ये हमारी है कि आज जब चीजें देखी जा रही हैं और बहुत सी ऐसी चीजें देखी जा रही हैं, बोला जाता है कि एक के अलावा आप दूसरे से न करना, वहां तो असुरक्षित जो है यौन संबंध जो है जो बनाए जाते हैं पोर्न साइटों पर, अगर वो चीज देख करके और जो नई नई चीजें जो है उनमें है अगर वो देखते हैं, इन अतरंगी बलों को देखेंगे तो अतरंग मन में आएगा, जाहिर सी बात है अश्लीलता मन में भी बढ़ेगी। आप अतरंगी चीजों को देखेंगे तो ये अतरंगी सतरंगी जो चीजें हैं वो कंप्लीट बैन कर दी जाए तो बढ़िया है। एक ही निदान है इसका कि ये खतरनाक है, परमाणु बम जो है वो खतरनाक है तो है, उसको सही समय से सही जगह पहुंचा दो तो बढ़िया है। खिलवाड़ न करो, उसको घर में मत रखो, ये इंतजार मत करो कि बारूद के ढेर पर बैठ करके आप सिगरेट पिएंगे लेकिन बारूद से आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप तो सावधानी पूर्वक पी रहे हैं। आपको पता है हम तो ग्लास लेकर के बैठे हैं, पानी लेकर के भी बैठे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कब कण कौन सा चला जाए। आप देख रहे हैं जैसा सिनसिनवार साहब ने कहा, हम देख रहे हैं लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं हमारे बच्चे ना देखें। जब पता है कि हम देख रहे हैं तो बच्चे क्यों नहीं देखेंगे? उस चीज से हम बिल्कुल छुटकारा क्यों नहीं पाना चाहते, रखना क्यों चाहते हैं जीवन में जिस चीज को हमें लग रहा है कि ये बवाल है पूरा। जी सब समय इतना ही था हमारे पास। आप सब लोग को खास मेहमानों का जुड़ने से हमारे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।